हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल रणभूमि क्लासेस पे आपका फिर से स्वागत है। हमारा डिस्कशन परसेंटेज को लेकर चल रहा है। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस के साथ अभी तक हमने खूब अच्छे से ट्राई किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले वीडियो से बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहे हैं। इस वीडियो का एडवांटेज लेने के पहले हम उन वीडियोस को देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आज फिर से कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ हम अपने डिस्कशंस को आगे की डायरेक्शंस में लेके जाएंगे। क्वेश्चंस का लेवल डे बाय डे अब ग्रो करेगा। आप खूब अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं इन क्वालिटी क्वेश्चंस का। जो भी क्वेश्चंस के लिए अच्छे इफेक्टिव आइडियाज होंगे उनको शेयर करने का भाव कॉन्टिन्यूस तरीके से आपके बीच में बना रहेगा। विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम लेट अस कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक से समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक टाउन के अंदर 60% एडल्ट पॉपुलेशन हमारी क्या है, मेल है। दो तरीके की पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स ऑफ एडल्ट कैटेगरी हम मान के चलते हैं 100 के बेस को। 100 में से हमारे 60 एडल्ट मेल हैं और बाकी के 40 ऑफ कोर्स हमारे क्या है, फीमेल है। फर्दर किस तरीके की बातें कर रहा है, एडल्ट मेल्स को लेकर, एडल्ट फीमेल्स को लेकर दो तरीके की बातें हैं, एजुकेटेड पार्ट और अनएजुकेटेड पार्ट को लेकर। इसमें भी हमारी एजुकेटेड मेल्स हैं, इसमें अनएजुकेटेड मेल्स हैं, फिर से हमारे एजुकेटेड फीमेल्स हैं, अनएजुकेटेड फीमेल्स हैं। बोलता है A% एडल्ट मेल्स and B% females are educated। ये वैल्यू A% है और ये वैल्यू हमारी B% है। जिन दोनों वैल्यूज को लास्ट में हमने कमेंट करना है, A और B की वैल्यू पे हमको कमेंट करना है। आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन को ठीक से समझने की जरूरत है। यहां से टोटल नंबर, किस किस का टोटल नंबर, एजुकेटेड मेल्स और अनएजुकेटेड फीमेल्स। एजुकेटेड मेल्स, अनएजुकेटेड फीमेल्स। दिस टोटल शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ व्हाट, अनएजुकेटेड मेल्स एंड एजुकेटेड फीमेल्स, मीन्स दिस टोटल। ये टोटल इस टोटल के बराबर आना चाहिए 100 के बेस पे। इट मीन्स ये टोटल वैल्यू कितना बनना चाहिए, 50, और ये टोटल वैल्यू भी कितना बनना चाहिए हमारा, 50। ओनली देन दे विल बी इक्वल इन नंबर्स। लेट अस सी अब हम क्वेश्चन को किस तरीके से इस अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कर सकते हैं। हमें यह बात क्लियर हो चुकी है, इन दोनों वैल्यूज का कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनना चाहिए, 50, और इन दोनों वैल्यूज का कॉम्बिनेशन भी हमारा 50 बनना चाहिए। इस स्टेप पर आके हम ए और बी को ऑप्शंस के जरिए चूज करने की बात करते हैं। क्वेश्चंस में ऑप्शन को चूज करना एक इफेक्टिव आइडिया है यहाँ पे। लेट अस सी हाउ। सपोज कीजिए मैं ए की वैल्यू को 30 चूज करता हूं। ए की वैल्यू को मैंने 30 चूज किया। ए की वैल्यू को 30 चूज करने का मतलब 60 का 30%, ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 18। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बच गई, 42। आउट ऑफ 60 18 हमारा क्या होगा, एजुकेटेड पार्ट। तो 42 पार्ट कौन से होंगे हमारे, अनएजुकेटेड पार्ट। जब ये वैल्यू 42 है, सपोज अकॉर्डिंग टू चॉइस, तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए हमारा, 8 आना चाहिए। 40 का 20% ये वैल्यू 8 के बराबर बनता है। तो मैं 15 की बात यहां पे नहीं कर सकता। इस ऑप्शन को तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा और इस ऑप्शन को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कुड बी
इनमें से कौन से वैल्यूज हमारे ए और बी के वैल्यूज हो सकते हैं? तो डेफिनेटली 30-20 के साथ मैं इस बात को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं। ये वैल्यू मैं मान के चलता हूं बी की वैल्यू को 20, तो बी की वैल्यू यहां पे रखता हूं तो ये वैल्यू कितना बनेगा? 40 का 20% 8 बनेगा, तो ये वैल्यू मेरे पास कितना बचेगा? आउट ऑफ 40 वी आर लेफ्ट विथ 32। वी कैन सी, अगर मैं इन कॉम्बिनेशंस की बात करूं, ये हमारे पास कितना बन गया? 50, और ये भी हमारे पास कितना बन गया? 50, वेयर द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आई होप कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और हम बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहे हैं। कहीं आप कोई गैप फील भी कर रहे हैं तो क्वेश्चन को एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे तो चीजें हमको कंफर्टेबल दिखाई पड़ेंगी। Let's go for the next one. In a certain water body, 50 fish were caught, tagged and released the same water body. कितने फिश? 50 फिश वहां पे पकड़ी गई, उनको टैग लगाया गया और उसी वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद 50 फिश वर कॉट अगेन, 50 फिश फिर से पकड़ी गई, ऑफ विच जिनमें से 2 वर फाउंड टू हैव बीन टैग्ड ऑन दी प्रीवियस ओकेजन। इन 50 में से 2 फिश वो फिश हैं जिनको पहले से टैग लगा हुआ था। अगर मैं परसेंटेज के टर्म में बात करूं तो 4% फिश जो ऑलरेडी हमारी वहां पे टैग थी। इफ द परसेंट, वो परसेंट की टर्म्स में बातें कर रहे हैं, 4%। इफ द परसेंट ऑफ टैग फिश इन द सेकेंड कैच, दैट इज 4%, अप्रॉक्सीमेट। ये किसके बराबर है? द परसेंट ऑफ टैग फिश इन द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में टोटल कितने टैग फिश है हमारे? वी नो दैट इज 50। तो 4% हमारा किससे इक्वेट होता है? 50 से इक्वेट होता है। तो टोटल फिश की अगर हम बात करते हैं तो 4 का 25 टाइम्स करने से हमको 100 मिलता है, तो 50 का 25 टाइम्स करने से हमको क्या मिलता है? 1250। दैट इज द answer for question approximate number of fish in the water body. Answer the question is 1250. 1250 का 4% वैल्यू 50 के बराबर बनता है, और यही क्वेश्चन में कहा गया था if the percent of the tag fish in the second catch approximate the percent of the tag fish in the water body. और टैग फिश हमारी कितनी है? टैग फिश वाटर बॉडी के अंदर टोटल 50 ही है। 1250 का 4% वैल्यू 50 के बराबर बनता है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। द प्राइस फॉर ए पेयर ऑफ कफलिंग्स इज ₹1। एक पेयर आपको कितने में मिलता है? ₹1 में। प्राइस ऑफ 5 पेयर पैकेज, अगर आप 5 पेयर का एक पैकेज खरीदते हैं तो आपको कितने में मिलता है? 340 में। अगर मैं 5 पेयर सिंगल पेयर बाय करता तो ₹1 के हिसाब से 5 पेयर कितने के मिलते? ₹5 के। और पैकेज में अब आपको कितना 340 में मिल रहा है, तो आपकी सेविंग कितनी हो रही है? ₹1.60 आप बचा पा रहे हैं। 5 pair package is what percent cheaper? It is 160 cheaper. Then किसके मुकाबले, किससे कंपेयर करना है इसको? 5 पेयर परचेज सेपरेटली, 5 पेयर सेपरेटली में परचेज करता तो ₹5 के आते। परसेंटेज के टर्म्स में बातें करूं तो ये परसेंटेज हमारे कितने के बराबर बनती है? 32% के बराबर बनती है। तो क्वेश्चन सिंपल है इस बार, मुझे लगता है कि हम आसानी से समझ पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। The 2 type of employees in Sun Metals. सन मेटल एक कंपनी की बातें हो रही हैं, उसमें 2 तरीके के एम्प्लॉइज की बातें हो रही हैं। एक है हमारे जनरल ग्रेजुएट्स और एक है हमारे इंजीनियर्स।
This is the graduate part and this is suppose engineer part. 40% of the employees in Sun Metal are general graduates. Out of 100 अगर मैं बात करूं तो 40 तो मेरे पास ग्रेजुएट्स हैं और 60 मेरे पास क्या होंगे, इंजीनियर्स होंगे. 75% of the engineers earns more than rupees 5 lakhs per year. 75% of engineers, 60 का 75% में बात करूं तो कितने के बराबर, 45 के बराबर. 45% इंजीनियर्स कितने से ज्यादा अर्न करते हैं, हमारे 5 लाख से ज्यादा अर्न करते हैं, 5 लाख पर ईयर. If 50% of organizations employees earn more than 5 lakh per year, अगर टोटल एम्प्लॉइज के कंटेक्स्ट में बात करें तो 50%, 100 का 50%, टोटल 50 एम्प्लॉय हैं जो हमारे 5 लाख से ज्यादा अर्न करते हैं, जिसमें से 45 कौन से हमारे इंजीनियर्स हैं, बाकी के 5 कौन से हमारे वो जनरल ग्रेजुएट्स हैं जिनकी सैलरी 5 लाख से ज्यादा है. क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, what proportion of the general graduate employed by the organization earn rupees 5 lakh or less. ये हमारे 5 कौन से हैं जो 5 लाख पर ईयर से ज्यादा कमाते हैं, तो आउट ऑफ 40 35 कौन से होंगे, या तो वो 5 लाख कमाएंगे या उससे कम कमाएंगे. 35 कितने में से, 40 में से. इन टर्म्स ऑफ अगर मैं प्रोपोर्शन बात करूं तो क्वेश्चन का आंसर क्या डिसाइड होता है हमारा, इट इज 7/8. आई होप द थिंग्स आर वंस अगेन क्लियर. क्वेश्चन फिर से सिंपल है, मुझे लगता है कि हम ठीक से समझ पा रहे हैं. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. एन इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minutes, एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, 3 घंटे 40 मिनट, मतलब कि 220 मिनट, is wrongly estimated as 3 hours 45.5 minutes. कितना एरर आ गया यहां पे, 5.5 मिनट का एरर आ गया. और हमें क्या बतानी है, एरर परसेंटेज. एरर परसेंटेज जो निकलेगी, ये एरर हमारा किससे कंपेयर होगा, एक्चुअल वैल्यू 220 मिनट से कंपेयर होगा. परसेंट के लिए मैं क्या कर दूं, इंटू 100 कर दूं. एक पॉइंट यहां से और 0 कैंसिल होके 2 0 कैंसिल होगी. 55/22 का मतलब 11/2 होगा, सॉरी 5/2 होगा, और 5/2 का मतलब आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2.5 x. फिर से क्वेश्चन काफी आसान है. आई होप इट इज क्लियर. Let us go for the next one. In view of the present global financial crisis, the finance minister decided to slash the excise duty to boost the demand and propel economic growth. क्या क्या डिसाइड किया गया, एक्साइज ड्यूटीज को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. कितना परसेंट उसको रिड्यूस किया गया, 30%. एक्साइज ड्यूटी 30% कम की गई. 100 से एक फैक्टर को हमने 70 किया. 10 के बेसिस पे बात करूं तो 7 किया गया. एक फैक्टर हम 10 से कितने पे आ गए, 7 पे आ गए. अब ऑफ कोर्स जब एक्साइज ड्यूटी घटी है तो हमारे उसमें क्या मिला है, हमको बूस्टअप मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग में. क्वेश्चन यही डिमांड करता है, व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ द सीमेंट सो दैट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले भी करते आए हैं. तरीका बहुत आसान है. हमें अनचेंज कंडीशंस के लिए जब फ्रैक्शनल टर्म्स में बातें कर रहे हैं तो 7/10 को मल्टीप्लाई कितने से करना है, 10/7 से. एक फैक्टर 10 से 7 हो गया. दूसरे फैक्टर को हमने 7 से कितना करना है, 10 करना है. 3 की बढ़ोतरी करनी है, 7 के पीछे करनी है. 3/7 into 100, that is the consumption of cement in terms of percentage increase we need to do.
जिससे हमारे रेवेन्यू अनचेंज रहेंगे और इस परसेंटेज को हम अच्छे से जानते हैं कितने के बराबर 42:6/7% के बराबर। 1/7 हमारा कितना होता है 14:2/7, 2/7 हमारा कितना होता है 28:4/7, तो 3/7 हमारा कितना होता है 42:6/7%। दैट इज चीजें फिर से आसान है, बहुत छोटे से इस लंबी सी स्टेटमेंट को आप सम अप कर सकते हैं। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A shopkeeper sells notebooks at the rate of ₹45 each. एक किताब वो 45 रुपए में बेचता और कितना कमीशन कमाता है 4%। 4% इसका कितना हो गया कमीशन का वैल्यू ₹1.80। एक किताब बेचेगा, ₹1.80 का कमीशन कमाएगा, 10 किताबें बेचेगा, इंटू 10 कर दूं तो कमीशन कितना बनेगा उसका 18 रुपए। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ पेंसिल बॉक्सेस पे कमीशन की बातें कर रहा है। वो 80 रुपए में बेचता है, 20% कमीशन कमाता है, 16 रुपए का कमीशन एक पे कमाएगा, 6 पेंसिल बॉक्स बेचने की बातें कर रहा है, 16 × 6 96 का कमीशन कमाएगा। एक दिन का कमीशन कितना बन गया उसका, ये बन गया 114। एक दिन में वो इतना कमीशन कमा लेता है, 2 हफ्तों के कमीशन की वो आपसे डिमांड कर रहा है। 114 को नंबर ऑफ डेज 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज द अर्निंग ऑफ 2 वीक्स इन टोटल। और इसको आप करते हैं 14 चौके 196, 1400 के अंदर 196 और ऐड करो तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, दैट इज 1596। I hope the things are once again clear. Let us go for the next one. In a public school, 1/5 of the girls and 1/4 of the boys are under 12 years of age. Total strength कितनी है हमारे पास? Total strength है 1000 और number of girls है that is 2/5 of the total. अगर 5 हिस्से मेरे पास टोटल हैं तो 2 हिस्से उसमें गर्ल्स पार्ट हैं, 5 हिस्से हमारे 1000 से रिलेट होते हैं, तो एक पार्ट हमारा 200 से रिलेट होगा, 200 का एक पार्ट तो 2 पार्ट 400 वहां पे गर्ल्स हैं और 600 वहां पे क्या है मेरे पास बॉयज हैं। ऑफ कोर्स 400 लड़कियां 600 लड़के। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है 1/5 ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का 1/5 5 से भाग करता हूं 80 की बात होगी, 600 का 1/4, 600 का 1/4 करता हूं तो क्या होगा 150। 1000 में से 230, 1000 में से 230 का मतलब 23%। 23% स्टूडेंट्स की एज क्या है दैट इज अंडर 12 ईयर्स। 23% अंडर 12 हैं तो बाकी के 77% कौन से बचे 12 या उससे ज्यादा एज के लोग। क्वेश्चन यही डिमांड किया गया है आर 12 years or more of age. Answer of the question is 77. Be careful while finally answering such type of questions कि हमसे पूछा क्या गया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आंसर करें। ब्लाइंड होकर यहाँ पे 23 की इस ऑप्शन को आंसर ना करें। Let us go for the next one. ABCD have 40, 50, 60, 70 respectively when they go to visit the fair. 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए वो कितना कितना खर्चा करते हैं 18, 21, 24, 27 रेस्पेक्टिव इतना इतना वो खर्चा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है हु हैड डन द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनेट टू हिज रिसोर्सेज। किसने सबसे ज्यादा खर्चा किया प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। मैं देख सकता हूं 40 में से कितना खर्चा किया 18 रुपए का खर्चा किया, 45% का खर्चा किया गया।
1840 का कितना बनता है? एग्जैक्टली 45% बनता है। अगर मैं 50 का 45% निकालता हूं तो 22.5 होगा, और ये खर्चा अब 22.5 से कम है, मतलब 45% नहीं है। इसी तरीके से 60 का 45% निकालता हूं तो 27 के बराबर बनता है, और ये खर्चा हमारा 24 के बराबर है। ये वैल्यू भी 45% से कम है। और 70 का 45% कितना बनता है? 45 गुना 7 315, 31.5 बनता है, और ये वैल्यू भी 31.5 से कम है। तो हाईएस्ट परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे खर्चा कौन कर रहा है? आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी ए, जो कि अपनी मनी का 45% खर्चा कर रहा है। क्वेश्चंस में रोल है किस चीज का? क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बातें आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप टेबल्स का एक इफेक्टिव यूज कर सकते थे अपने बेसिक कैलकुलेशंस को, किस तरीके से आप यूज करके क्वेश्चन में टाइम सेव कर सकते हैं, वो कंसिडरेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। लेट अस डेवलप इन आर्ट, जिससे हम उनका एक बहुत इफेक्टिव यूज कर पाए। आप इस प्रोसेस में बहुत गेन करेंगे अगर इन बातों का, छोटी छोटी बातों का एक प्रोडक्टिव एडवांटेज लेना सीख पाए तो। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है पॉपुलेशन ऑफ न्यू फाउंडलैंड इंक्रीजेस विद यूनिफॉर्म रेट ऑफ 8% पर एनम। अगर मैं शुरू में 100 का बेस लेके चलता हूं तो 8% इंक्रीज होने का मतलब 1.08 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी? 108 बन जाएगी। बट ड्यू टू इमिग्रेशन देयर इज अ फर्दर इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। फर्दर इंक्रीज है कितना? बाय 1%। और ये 1%, however this 1% increase in the population to be calculated on the population after 8% increase। 8% इंक्रीज होने के बाद ये 1% का फर्दर इंक्रीज है। 108 को 1% इंक्रीज करने के लिए मैं 1.01 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट कम्स टू बी 109.08। एक पॉपुलेशन एक साल के अंदर 100 से 109.08 तक मूव करती है। परसेंटेज के टर्म्स में बातें करूं तो अभी तक ग्रोथ कितना बनता है? 9.08% का बनता है। बट क्या वो हमसे एक साल पे डिमांड कर रहा है? नहीं, वो हमसे कब डिमांड करता है? आफ्टर 2 years। मतलब हमें इस प्रोसीजर को एक बार फिर से रिपीट करना है। 109.08 को एक बार 1.08 से फर्दर 8% के इंक्रीज के लिए, और फर्दर इस वैल्यू को 1.01 से मल्टीप्लाई करना है, फर्दर 1% उस पे भी इंक्रीज करने के लिए। एंड द वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करके हम मैनेज करते हैं तो दैट कम्स टू बी 118.984। तो कितना शिफ्ट होता है हमारा? 18.984। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत ठीक से समझने की जरूरत है और कैलकुलेशन पार्ट को भी थोड़ा ठीक से हैंडल करने की जरूरत है, तभी ऐसी एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चंस को मैनेज कर पाएंगे। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। 30% ऑफ 28% ऑफ 480। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है ये डेटा किसके इक्वल बनता है। आप यहां पे नोटिस करें, ये 30 को मल्टीप्लाई किया गया 2 से, और ये 480 को डिवाइड किया गया 2 से। यहां हम 2 से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं, यहां पे हम 2 से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, और बीच की ये फिगर हमारी सेम है। इट मीन्स जो हमारा रिजल्ट है वो सेम रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो हमें यहीं पर ये बताने की जरूरत थी ये पार्ट किसके इक्वल बनता है। लेट अस गो विद बी ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत आसान है,
मुझे लगता है कि आसानी से इस बात को हम समझ पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। In the mock SSC paper, questions were asked in 5 sections. 5 अलग अलग सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे गए। 5 सेक्शंस के हिसाब से 5 में पास, 4 में पास, 3 में पास, 2 में पास, 1 में पास, 0 में पास, मतलब कि फेल इन ऑल। ये 6 तरीके की कैटेगरी रिजल्ट्स को लेकर बनती है। मैं अगर परसेंटेज में यहाँ पर 100 का बेस लेकर चलता हूँ, 5% कैंडिडेट्स क्लियर द कट ऑफ इन ऑल सेक्शन। 5% स्टूडेंट ने सभी सेक्शंस की कट ऑफ को क्लियर किया। बस 100 में से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 5 ही एग्जाम्स को पास किया। उसके आगे 5% क्लियर नन, मतलब 0 पास वाले जिन्होंने कोई भी एग्जाम पास नहीं किया, वो भी कितने हमारे पास, अगेन दैट इज 5। ये 5 और 5 10, बचा कितना, 90। 100 में से 90 ऑफ द रेस्ट, 90 में से 25% क्लियर ओनली 1 सेक्शन एंड 20% क्लियर 4 सेक्शन। 90 का 25%, 22.5, उन्होंने कितने सेक्शन क्लियर किए, ओनली 1 सेक्शन। बचे हुए 90 का 25%, 1/4, 22.5, उन्होंने 1 सेक्शन क्लियर किया। 90 का ही 20%, 18 ने कितने सेक्शन क्लियर किए, 4 सेक्शन क्लियर किए। अब 24.5 ऑफ द एंटायर कैंडिडेट्स, 100 में से 24.5 ने 2 सेक्शंस क्लियर किए। ये हमारे पास वैल्यू कितनी बन गई, 24.5। अब इन सब का टोटल 100 में से सब्ट्रैक्ट होता है, ये समझो 25 और 22 47, 47 और 10 57 और 18 हमारा 75। तो ये वैल्यू बैलेंस हमारी कितनी बचती है, इट इज 25। सारे का सारा डेटा परसेंटेज पे है। जो 25% है आउट ऑफ 100, तो वो हमारे 3 सेक्शंस में पास होते हैं, और 3 सेक्शन में पास होने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास, 300। तो 25% की वैल्यू हमारी किससे रिलेट होती है, 300 से रिलेट होती है। इट मीन्स टोटल कैंडिडेट्स जो अपीयर्ड होंगे वो 300 का 4 टाइम्स होंगे। क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए 1200। 1200 का 25% वैल्यू 300 के बराबर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन लंबा भी हो, स्टेटमेंट को थोड़ा पेशेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ एनालाइज करो तो बात बनती चलती है। If an electricity bill is paid before due date, one gets a reduction of 4% on the amount of the bill. अगर आप समय से पहले उसको पे करते हैं तो कितना आपको रिडक्शन मिलता है, 4% का आपको फायदा मिलता है, रिडक्शन मिलता है। और आपको फायदा कितना मिला, 13 रुपए का फायदा मिला। 4% की वैल्यू हमारे बिल से कितने से रिलेट होती है, 13 से रिलेट होती है। अगर मैं 325 रुपए के बिल की बात करूँगा, 325 रुपए का बिल, 4% वैल्यू कितने के बराबर, 13 रुपए के बराबर। 300 का 4% 12 होता है, 25 रुपए का 4% वैल्यू 1 और 12 और 1 मिलकर 13 रुपए। क्वेश्चन फिर से बहुत आसान था, मुझे लगता है आसानी से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर दी नेक्स्ट वन। क्वेश्चन में फिर से कुछ लंबी सी स्टेटमेंट है, थोड़ा ठीक से समझने का भाव रखते हैं क्वेश्चन को लेकर। एक साबरमती एक्सप्रेस मतलब ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पे। देयर आर एज मैनी वैगन्स, गाड़ी के अंदर उतने ही वैगन्स हैं, एज देयर द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। एक वैगन के अंदर जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, गाड़ी में नंबर ऑफ वैगन्स भी हमारे पास उतने ही हैं।
एंड नॉट मोर देन वन पैसेंजर कैन हैव द सेम बर्थ, कोई पैसेंजर रिपीट नहीं होगा किसी बर्थ पे, और जो मिडल मोस्ट कंपार्टमेंट है हमारा वो 25 पैसेंजर्स के साथ है, which is filled with, again we should be comfortable with such kind of data. In terms of fractional value, is it 5/7? हमें ऐसी चीजों में एक बिल्कुल कंफर्ट जोन में आना है, शुरू से ही हम ऐसी बातों को डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी चीजों के साथ कंफर्टेबल हैं और लगातार आप इस प्रयास के साथ हैं कि इन चीजों को हमको इम्प्रूव करना है। तो यूं समझो 7 पार्ट उसकी अगर कैपेसिटी है तो 5 पार्ट उसके अंदर पैसेंजर्स हैं, 5 पार्ट हमारे किससे रिलेट होते हैं, 25 से रिलेट होते हैं, तो 7 पार्ट हमारे कितने से रिलेट होंगे, 35 से। जो यूं समझो कि मिडिल मोस्ट कंपार्टमेंट है उसकी कैपेसिटी हमको कितनी मिलती है, 35 की कैपेसिटी मिलती है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द, जब एक बोगी एक वैगन के अंदर 35 पैसेंजर हैं तो नंबर ऑफ वैगन्स भी हमारे पास कितनी होगी, एज कमिटेड इन द फर्स्ट लाइन, जितनी सीट्स उतनी वैगन। एक वैगन के अंदर 35 सीट्स तो नंबर ऑफ वैगन्स भी 35 इंटू 35 कर दो तो 1225 की टोटल कैपेसिटी हमारे पूरे ट्रेन की बनती है। और ये 1225 में आगे क्या बोलता है, हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द ट्रेन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट। उसमें कम से कम कितनी सीट्स खाली रहती है हमारी, 20% सीट खाली रहेगी। तो इसका 20% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 245 के बराबर सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे क्या मिलता है, 980, that can be their maximum number of passengers in the train. I hope the things are clear. क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमेटिकल तरीके से फिर से लेके चलें तो चीजें आसानी से हैंडल होती हैं। यही क्वेश्चंस का सार है, यही मेरे बोलने का हमेशा आपको भाव है। पेशेंस के साथ एक अच्छी एनालिसिस क्वेश्चन की करो, क्वेश्चंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग और आपकी बेसिक कैलकुलेशन के साथ से आप क्वांट के किसी भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Vinay decided to donate 5% of his salary. On the day of donation, विनय अपनी सैलरी का 5% सैलरी डोनेट करने का भाव रखता है। बट जिस दिन डोनेशन करना था, he changed his mind, उसने अपने माइंड को चेंज किया और कितना डोनेशन पे किया, 1687 रुपए की उसने डोनेशन पे की, विच वॉज 3/4 ऑफ वट ही हैड डिसाइडेड अर्लियर। अगर वो पहले 4 हिस्से डोनेशन प्लान कर रहा था तो उसने 3 ही हिस्से डोनेशन दिया। 3 हिस्से हमारे 1687 से इक्वेट होते हैं। 1687 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से भाग करने का भाव रखो तो ये डोनेशन जो विनय ने प्लान किया था कि मैं दूंगा, 3 से भाग करता हूं, 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, भाग करने पे मुझे कितना मिलता है, मुझे मिलता है 562 और 4 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे एग्जैक्टली कितना मिलता है, 2250। 2250 रुपए विनय ने प्लान किया था कि मैं डोनेट करूंगा। अपनी सैलरी का कितना परसेंट पे करूंगा, 5%। 5% हमारा किस वैल्यू से रिलेट होता है, 2250 से रिलेट होता है। 2250 को 5 से भाग करने पे, 100 से गुना करने पे मुझे क्या मिलेगी, विनय की टोटल सैलरी। या दूसरे शब्दों में जब मैं 45,000 का 5% वैल्यू बात करता हूं तो 5% वैल्यू कितने के बराबर बनती है, 2250 के बराबर बनती है।
वो कैलकुलेशंस का अपना तरीका है आपका, आप कौन सी बातों को प्रायोरिटी पे रखते हो। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं एक स्टूडेंट के लिए, जिसमें आप टाइम ज़्यादा सेव कर सकते हैं, आपकी बेसिक कैलकुलेशंस अच्छी हो, तो इस तरीके की बातों से आप ज़्यादा टाइम सेव कर पाते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। When a train starts, it is carrying 240 passengers. 240 पैसेंजर्स के साथ गाड़ी शुरू होती है। फर्स्ट स्टेशन पे 12 पैसेंजर उसमें से निकल जाते हैं, उतर जाते हैं, और 22 पैसेंजर्स गेट इनटू द ट्रेन। अल्टीमेटली कितना इंक्रीज होते हैं? 10 इंक्रीज होते हैं। 240 से कितने हो जाते हैं? 250 हो जाते हैं। आगे क्या बोलता है? 250 होने पे सेकेंड स्टेशन पे 20% ऑफ द पैसेंजर्स गो डाउन। 250 का 20%, 50 पैसेंजर गाड़ी में से सेकेंड स्टेशन पर उतर जाते हैं। पैसेंजर कितने बाकी रह गए? 200। 200 पैसेंजर्स के साथ गाड़ी थर्ड स्टेशन पे आती है। 32 पैसेंजर्स गेट इनटू द ट्रेन। अब कितने हैं उसके अंदर? 232 हैं, बट सम पैसेंजर्स गॉट डाउन। उसमें से कुछ पैसेंजर्स थर्ड स्टेशन पे उतर जाते हैं। कितने पैसेंजर्स थर्ड स्टेशन पे उतरते हैं? दैट इज व्हाट वी हैव टू कमेंट ऑन। एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, बोलता है नाउ फाइनली देयर आर 80% पैसेंजर्स इन द ट्रेन। कितने पैसेंजर्स के साथ गाड़ी शुरू हुई थी? 240। 240 का 80% पैसेंजर हमारा बनता है 192। 24 अठे 192। गाड़ी के अंदर 192 पैसेंजर हैं, 232 हो गए थे। इट मीन्स बाकी के जो 40 पैसेंजर हैं ये थर्ड स्टेशन पर उतर जाते हैं। दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट शुड बी द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। I hope the question is clear. Let us go for the next one. Gauri went to the stationers and bought things worth ₹25. गौरी स्टेशनर्स के पास जाती है, 25 रुपए का सामान खरीदती है, जिसमें से 30 पैसा उसका किस में जाता है? सेल टैक्स में, टैक्सेबल परचेजेस को लेकर। गौरी दो तरीके की परचेज कर रही है, एक टैक्सेबल पार्ट है और दूसरा नॉन टैक्सेबल पार्ट है। जो टैक्सेबल पार्ट है उसमें गौरी ने 6% के हिसाब से 30 पैसा टैक्स दिया। 6% ऑफ टैक्सेबल पार्ट दैट इज इक्वल टू 30 पैसा। तो टैक्सेबल पार्ट की वैल्यू यहां से कितनी आती है? 5 रुपए की वैल्यू आती है। 5 रुपीज का उसको एक आइटम उसने खरीदा जिस पे 6% उसने टैक्स दिया। 5 रुपए 30 पैसे की वो उसको खरीद पड़ी, जो टैक्सेबल परचेज थी, टैक्स इंक्लूड करके। गौरी ने टोटल कितना पैसा पे किया है? 25 रुपए। 25 रुपए में से इस 5 रुपए 30 पैसे को मैं सब्ट्रैक्ट करने की बात करूं तो बाकी बचा 19 रुपए 70 पैसा। ये वो परचेज है गौरी की जिस पे उसने कोई टैक्स पे नहीं किया, नॉन टैक्सेबल परचेज ऑफ गौरी। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम्स दैट इज 19 रुपए 70 पैसा। क्वेश्चन छोटा है, अच्छा है, मुझे उम्मीद है आप ठीक से इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। ए बैग के अंदर 600 कॉइन है 25 पैसे के। 600 कॉइन 25 पैसे के, तो वैल्यू कितनी बन गई हमारी? 150 रुपए की वैल्यू बन गई। 1200 कॉइन है 50 पैसे के, वैल्यू कितनी बन गई हमारी? 600 रुपए की वैल्यू बन गई। इफ 12% कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, बोलता है 12% कौन से कॉइन? 25 पैसे वाले, मतलब 150 में से 12% की बात करूं तो 18 रुपए वैल्यू बनेगी। और 24% कॉइन कौन से? 50 पैसा वाले। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं वैल्यू की बात करूं
तो 600 का 24% 144 रुपये। ये समझो 18 और 144 162 रुपये दैट मीन टेकन आउट फ्रॉम द बैग। इतना पैसा बैग में से रिमूव कर दिया गया। टोटल पैसा कितना था बैग के अंदर? 150 और 600 मिलके 750। 750 में से 162 रुपये रिमूव किए गए। हमें क्वेश्चन आंसर करना है हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट दैट हैज बीन टेकन आउट। 162 रुपये कितने में से? 750 में से। परसेंटेज के लिए इंटू 100 की बात करता हूं और सिंपली इसको 4/3 में ही आप लिख सकते थे। तो 162 को 4 से गुना करना, 3 से भाग करना, 3 से भाग करता हूं, 3 5 3 4 54 चौके कितना बनता है? 216 का मतलब यूं समझो कि इट इज 4/30। सॉरी, इसको करेक्ट कर लेंगे हम। 21.6 इट इज। आई होप द क्वेश्चन इज वंस अगेन क्लियर। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज को लेकर हमारा डिस्कशन कंटिन्यू है और किस तरीके से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को भी छोटा किया जा सकता है। आई होप कि आप इन वीडियोस का एक अच्छा एडवांटेज ले पा रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर से हम कुछ अच्छे वीडियोस, अच्छे क्वेश्चंस के साथ टॉपिक में कंटिन्यू रहने का भाव रखते हैं। आप चैनल से कनेक्टेड रहें। इसको अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए, आप थोड़ा मुझे एनर्जाइज करने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे कनेक्टेड रहें, इसको लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आने वाले वीडियोस आपके सामने फिर से रहेंगे। आप स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।